आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा चैप्टर के बारे में, एनर्जी के बारे में। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। इसमें हम जानेंगे 2 तरह की क्लासिफिकेशन है। एक है नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, एक है नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल। इसके बाद हम समझेंगे सारे राजस्थान के मेजर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स। उसके बाद हम देखेंगे एनर्जी से रिलेटेड सारे इंस्टीट्यूशंस, संस्थान। फिर जानेंगे राजस्थान की सारी ऊर्जा संबंधी योजनाएँ, पॉलिसीज़ और आखिरी में देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आइए जानते हैं ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है पॉसिबिलिटी, संभावना के आधार पे। तो कुछ ऊर्जा के संसाधन ऐसे होते हैं जो समय के साथ खर्च हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनको आप कितना भी इस्तेमाल करें वो खर्च नहीं हो पाएंगे। इन्हीं आधार पे हमने इनको 2 तरीके से बांटा है। एक है रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय। जैसे अनवीकरणीय में हम क्या पढ़ेंगे, मुख्यतः 2 तरह की ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। एक है थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा, जैसे कोल, गैस, लिक्विड पे आधारित। दूसरा देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। इसी तरह जो नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है, इसमें आप देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, बायोफ्यूल, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी। इस प्रकार जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है वो कवर करेंगे हम इस क्लासिफिकेशन में। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसका आधार है प्रोडक्शन, उत्पादन। उत्पादन के आधार पे अपन इनको 2 तरीकों में बांटते हैं। एक तो है परंपरागत, कन्वेंशनल। दूसरे हैं गैर परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम कई सालों से ऊर्जा का उत्पादन करते आ रहे हैं। ये तरीके अब पुराने हो गए, टेक्नोलॉजी भी इनकी अब पुरानी है, बट स्टिल इनको हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि जल से विद्युत बनाना, ताप से विद्युत बनाना, जैसे कोयला, लिक्विड, गैस। लेकिन यहाँ पे ऊर्जा के कुछ संसाधन ऐसे हैं जो गैर परंपरागत है, नॉन कन्वेंशनल है। इनसे नए तरीके से, नई टेक्नोलॉजी के आधार पे ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। जैसे कि इनमें जो प्रमुख है वो है न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, बायोफ्यूल, टाइडल एनर्जी आदि। आइए जानते हैं कुछ मेजर एनर्जी सोर्स राजस्थान के। इनको हम पढ़ेंगे 2 तरीके से, एक पढ़ेंगे परंपरागत और एक पढ़ेंगे गैर परंपरागत। देखिए, परंपरागत ऊर्जा उत्पादन के तरीकों में हम पढ़ेंगे हाइड्रो एनर्जी, जलीय ऊर्जा। दूसरा पढ़ेंगे थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा। और नॉन कन्वेंशनल में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर, सोलर, विंड, बायोफ्यूल, बायोगैस, बायोमास, इस प्रकार से। देखिए, इस सेक्शन में हम जानते हैं उन सारी परियोजनाओं के बारे में जिनसे राजस्थान को जलीय ऊर्जा मिलती है। तो इन परियोजनाओं को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो परियोजनाएं जो सारी की सारी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। दूसरी वो जिनमें एक से ज्यादा राज्य इन्वॉल्व है। तीसरी परियोजनाएं वो जो प्योरली केंद्र सरकार की परियोजना है, जिनका संचालन एनएचपीसी करता है। तो पहली कैटेगरी में हम समझते हैं स्टेट गवर्नमेंट रन प्रोजेक्ट्स। तो इसमें 3 प्रोजेक्ट प्रमुख है। सबसे उत्तर में एक प्रोजेक्ट है जो इंदिरा गांधी नहर पे आधारित है। यहाँ पर 23.85 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद एक छोटी परियोजना है जिसमें प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर जाखम परियोजना है। इसमें 5.5 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तीसरी परियोजना बांसवाड़ा जिले में अनास परियोजना है। इसमें उत्पादित होने वाली ऊर्जा है 140 मेगावाट। अब जानते हैं उन परियोजनाओं के बारे में जो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जॉइंट वेंचर्स है। जैसे सर्वप्रथम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उत्तर में है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिससे राजस्थान का हिस्सा 15.2% है। देखिए, जो 15.2% है ये हर साल, हर महीने बदलता है ना। तो ये लगभग 240 मेगावाट के आसपास इसमें राजस्थान को हिस्सा मिलता है। पर ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट जानना और याद रखना इसका हिस्सा है, जो कि होता है 15.2%। भाखड़ा नांगल के पास ही दूसरी परियोजना है व्यास जल विद्युत परियोजना। ये भी इन्हीं राज्यों की, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त योजना है। इस योजना में राजस्थान को 2 बांध से, जैसे कि पौंग से 59% और पंडो से 20% हिस्सा मिलता है। फिर चंबल नदी पर करौली जिले में राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जिसका नाम है राहू घाट, जिनसे अभी प्राप्त होने वाली विद्युत 79 मेगावाट है। फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक और संयुक्त योजना है जो चंबल नदी पर आधारित है, चंबल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना के तहत 3 बांध बनाए गए हैं, क्रम से गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, जिसको कोटा डैम भी कहते हैं। इन तीनों बांध में कुल मिलाकर 386 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में आधी आधी बांट ली जाती है। गांधी सागर बांध में 23 मेगावाट की 5 यूनिट इंस्टॉल्ड है। इसी प्रकार राणा प्रताप सागर में 43 मेगावाट की 4 यूनिट और कोटा डैम या जवाहर सागर में 33 मेगावाट की 3 यूनिट स्थापित करी गई है।
इसके बाद आखिरी परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। ये राजस्थान और गुजरात के मध्य परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 45% है और गुजरात का 55% हिस्सा है। कुल मिलाकर इसकी क्षमता 140 मेगावाट है और ये पूरी की पूरी बिजली का यूज 100% यूज आदिवासी क्षेत्र में ही किया जाए। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं इनका संचालन एनएचपीसी करता है। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड तीनों की तीन ऐसी परियोजनाएं हैं जिनसे राजस्थान लाभान्वित होता है। जिसमें जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर एक झेलम नदी है जिस पर उरी परियोजना है। उसके बाद नीचे चिनाब नदी है, इस पर 2 परियोजना है, सलाल और दुलहस्ती। फिर आते हैं हम हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में रावी नदी पर चमेरा परियोजना है, पार्वती नदी पर पार्वती और सतलज नदी पर है नाथपा झाकरी। इसी प्रकार नेपाल की जो काली नदी है भारत में शारदा नदी कहलाती है, इस पर टनकपुर बांध है। भागीरथी और भिलांगना नदी जहां मिलती है यहाँ पर तिहरी बांध है। इसका संचालन एनएचपीसी नहीं करता है, इसका संचालन तिहरी जल विद्युत विकास निगम बोर्ड खुद करता है। इसके अलावा जो तीसरा बांध है वो है धौलीगंगा रिवर पर, जो धौलीगंगा परियोजना। इसके बाद चलते हैं थर्मल एनर्जी की तरफ। थर्मल एनर्जी में सबसे पहले पढ़ते हैं हम कोल से उत्पादित ऊर्जा। तो इसमें भी हम जल विद्युत की तरह 3 कैटेगरी पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे स्टेट की, एक पढ़ेंगे 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व है जिसमें, और एक पढ़ेंगे हम केंद्र सरकार द्वारा संचालित। पहले हम 2 या 2 से ज्यादा जिसमें स्टेट इन्वॉल्व है या फिर केंद्र सरकार इन्वॉल्व है उन योजनाओं के नाम पढ़ लेते हैं। फिर हम डिटेल में करेंगे राज्य में स्थापित योजनाओं की। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एक संयुक्त परियोजना है सतपुड़ा परियोजना। इसके अलावा केंद्र सरकार की कोयले पर आधारित 5 प्रमुख परियोजनाएं हैं जिनसे राजस्थान लाभान्वित होता है। इसमें से 3 तो उत्तर प्रदेश में है, सिंगरौली, रिहंद, ऊंचाहार। बिहार में है कहलगांव और उड़ीसा में है तालचर। थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड 3 टर्म समझते हैं हम। एक होता है सुपर क्रिटिकल स्टेशन, एक सुपर थर्मल स्टेशन और एक होता है अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट यूएमपीपी। किसी भी थर्मल पावर प्लांट में, तापीय विद्युत गृह में, यदि किसी एक यूनिट का प्रोडक्शन 500 मेगावाट या उससे ज्यादा हो तो उस थर्मल पावर प्लांट को हम दर्जा देते हैं सुपर क्रिटिकल का। और यदि किसी यूनिट या फिर पूरे पावर प्लांट का उत्पादन 1000 मेगावाट से ज्यादा हो तो हम उसे दर्जा देते हैं सुपर पावर स्टेशन का, सुपर थर्मल स्टेशन का। और यदि यही क्षमता 4000 मेगावाट या उससे ज्यादा हो तो उसको हम यूएमपीपी, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट भी कह देते हैं। और ये यूएमपीपी राजस्थान में वर्तमान में कोई नहीं है। अब देखते हैं विस्तार से राज्य सरकार की योजनाओं को। तो राज्य सरकार की योजनाओं में पहली है सूरतगढ़। सूरतगढ़ वर्तमान में एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन है और ये राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। वर्तमान में इसकी क्षमता 2820 मेगावाट है, जो इसे राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट बनाती है। वर्तमान में सूरतगढ़ की जो 2820 मेगावाट की स्थापित क्षमता है, ये इसने 5 चरण में 8 यूनिट लगाकर प्राप्त करी है। दूसरा है कोटा थर्मल पावर प्लांट। 1983 में बना राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट है और दूसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। इसमें 5 चरण में 7 यूनिट इंस्टॉल करी गई है। इसकी कैपेसिटी 1240 है। इसकी कैपेसिटी जरूर कम है क्योंकि सबसे पुराना पावर प्लांट रहा है, इसमें इतना अपग्रेड नहीं हो पाया है। अगला है छबड़ा। छबड़ा राजस्थान का पहला क्रिटिकल पावर स्टेशन है। इसकी कैपेसिटी 2320 मेगावाट है। 3 चरण 6 इकाई में इसने ये प्राप्त किया है। अगला है कवई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन। ये अडानी ग्रुप के सहयोग से बना है। इसमें अभी तक पहला चरण समाप्त हुआ और 2 यूनिट इंस्टॉल करी गई है। इनकी कैपेसिटी 1320 मेगावाट है। कवई और छबड़ा दोनों ही पावर प्लांट 12 में स्थित है। अगला है झालावाड़ का काली सिंध क्रिटिकल पावर प्लांट। इसकी स्थापित क्षमता 1200 मेगावाट है और जल्दी ही इसमें 800 मेगावाट की एक यूनिट काम शुरू करने वाली है। अब चलते हैं बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में एक सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है दानपुर में। इसकी स्थापित क्षमता 1600 मेगावाट है। इसके बाद बारी आती है बाड़मेर में। 3 पावर प्लांट है, एक है भाद्रेश, एक है कपूरडी जालीपा और तीसरा है गिरल थर्मल पावर प्लांट। और गिरल का पावर प्लांट जो कि थुमली गांव में बना है बाड़मेर में, इसकी स्थापित क्षमता मात्र 250 मेगावाट है और इसमें जर्मनी ने सहयोग किया है। आखिरी थर्मल पावर प्लांट है बीकानेर में बरसिंहसर। बरसिंहसर में नेवेली लिग्नाइट कंपनी है, उसके सहयोग से ये चल रहा है और उसकी क्षमता भी 250 मेगावाट ही। गैस पे आधारित परियोजनाओं में सिर्फ 2 ही कैटेगरी है, एक है राज्य सरकार की, एक केंद्र सरकार की। राज्य सरकार की गैस कैटेगरी में 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं। एक जैसलमेर के रामगढ़ में है, दूसरा धौलपुर में कंबाइंड साइकिल है और तीसरा उदयपुर के झामरकोट। अगली है केंद्र सरकार की, वो गैस विद्युत पे आधारित परियोजना है जिनसे राजस्थान को लाभ मिलता है। ऐसी 3 प्रमुख योजनाएं। पहली झालावाड़ से है अंता, ये HBJ गैस पाइपलाइन का हिस्सा है, हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर। इसके अलावा 2 यूपी की योजनाएं हैं, दादरी और ओरेया। इनसे भी राजस्थान को गैस विद्युत प्राप्त। आखिरी है तरल ईंधन या नेफ्ता पे आधारित विद्युत परियोजनाएं। इसमें राजस्थान में एक तो है धौलपुर में, जिसकी स्थापित क्षमता
702.7 मेगावाट है। दूसरी है केशोराय पाटन बूंदी में। देखिए अब बारी है गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों की, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की। इसमें सबसे पहला आता है न्यूक्लियर पावर, नाभिकीय ऊर्जा। देखिए राजस्थान में चित्तौड़ के रावत भाटा में 1973 में कनाडा के सहयोग से भारत सरकार ने न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया। देखिए भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट का संचालन एनपीसीआईएल करता है, जैसे जल विद्युत का एनएचपीसी करता है, तापीय ऊर्जा का एनटीपीसी करता है, उसी प्रकार न्यूक्लियर एनर्जी में एनपीसीआईएल। इस परियोजना में 6 इकाई स्थापित की जा चुकी है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 1180 मेगावाट है। इसी रावत भाटा में 700 मेगावाट की 2 यूनिट्स जस्ट बनने ही वाली है, प्रस्तावित है। इसी प्रकार राजस्थान के बांसवाड़ा में भी 700 मेगावाट की 4 यूनिट स्टैब्लिश होने वाली है और उसकी कुल क्षमता हो जाएगी 2800 मेगावाट। ऐसा नहीं है कि राजस्थान को नाभिकीय ऊर्जा सिर्फ रावत भाटा से ही प्राप्त होती है। यूपी के नरोरा में जो नाभिकीय विद्युत गृह है, वहां से भी राजस्थान को विद्युत ऊर्जा की सप्लाई की जाती है। दूसरा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है सोलर। ये बहुत प्रमुख सोर्स है। सोलर से संबंधित कोई भी खबर कभी भी आए तो वो आपको कवर करनी है और उसका डेटा याद रखना है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम सौर ऊर्जा की संभावना की, सोलर पॉसिबिलिटी की। तो भारत में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना राजस्थान राज्य में, और राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना जोधपुर जिले में। हालांकि ये पहले की बात है जब जोधपुर के साथ फलोदी हुआ करता था, और फलोदी के अलग होने के बाद इस डेटा में कुछ चेंजेस आएंगे, पर अभी वर्तमान में आपको जोधपुर ही याद रखना है। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावना अधिक होने के कुछ कारण बताए गए, जैसे यहाँ जो सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी है, सौर ऊर्जा की जो तीव्रता है वो बहुत ज्यादा है बाकी राज्यों की तुलना में। यहाँ लगभग 325 दिन सूर्य दिखाई देता है, आसमान साफ रहता है। बाकी जो दिन है वो मानसून के हैं, उसके अलावा हमेशा यहाँ सूर्य की उपस्थिति रहेगी। प्लस मरुस्थल का विस्तार अधिक होने के कारण भी आपको तापमान उच्च मिलता रहता है, प्लस खाली भूमि बहुत मिलती है आपको। उसके अलावा निवेशक अपना बहुत पैसा राजस्थान के सोलर सेक्टर में लगा रहे हैं लगातार। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक रिसर्च के अनुसार राजस्थान में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा की संभावना है। देखिए ये जो संभावना है, इसको हकीकत बनाने के लिए राजस्थान सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है, सारे एफर्ट्स लगा रही है। इन्हीं एफर्ट्स में से कुछ एफर्ट्स हम पढ़ते हैं, जैसे कि सोलर पार्क। 2010 में बिल क्लिंटन फाउंडेशन के साथ राजस्थान सरकार ने मिलकर सोलर पार्क की स्थापना शुरू करी। देखिए कुछ प्रमुख सोलर पार्क है, बीकानेर का पूगल, फलोदी में भड़ला जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है, उसके अलावा नोक, जोधपुर का नांदिया कला, जैसलमेर में धूड़सर, पोखरण, फतेहगढ़ और भी कई सारे सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है। ये जो भड़ला सोलर पार्क है, इसकी लोकेशन फलोदी में, पहले ये जोधपुर में हुआ करता था लेकिन अब से हम फलोदी जिले में मानेंगे। देखिए भड़ला सोलर पार्क की स्थापित क्षमता 2245 मेगावाट है, जिसे 4 चरणों में स्थापित किया गया है। पहले 2 चरण राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी ने विकसित किए। पहले चरण में राजस्थान की क्षमता स्थापित की गई 65 मेगावाट और दूसरे में 680 मेगावाट। आईएलएफएस और राजस्थान सरकार ने मिलकर तीसरे चरण में 1000 मेगावाट की क्षमता स्थापित करी। फोर्थ फेज में अडानी ग्रुप के साथ मिलकर राजस्थान सरकार ने 500 मेगावाट की क्षमता स्थापित करी। सौर पार्क के बाद एक नया कॉन्सेप्ट लाया ये लोग। इन्होंने देखा कि सौर ऊर्जा की क्षमता किन जिलों में ज्यादा है, तो उस आधार पर इन्होंने जोधपुर, अजमेर और जयपुर का चयन किया। अभी 2 स्थान प्रस्तावित है, जिसमें अजमेर का पुष्कर और जैसलमेर है। फिर एक कॉन्सेप्ट है जिसमें सर्वाधिक सौर संभावनाएं हैं। ऐसे जिले इन्होंने चुने जैसे जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। देखिए जनवरी 2010 में सौर ऊर्जा के विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन लाया गया। 2022 तक इस मिशन को चलना था, जिसमें इन्होंने लक्ष्य रखा था 1 लाख मेगावाट के उत्पादन का। यह प्लान 3 चरणों में संपन्न हुआ। पहला 10 से 13, दूसरा 2013 से 17, तीसरा 2017 से 2022 तक। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा की नीतियों की। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पहली नीति 2011 में आई, फिर 2014 में, 2019 में और लेटेस्ट नीति आई 2023 में। उसके बाद से अब जो नीति राजस्थान सरकार निकाल रही है वो सोलर के लिए अलग से नहीं निकाल रही, अब निकाल रही है अक्षय ऊर्जा नीति, जिसमें सोलर, विंड, सारे अक्षय ऊर्जा के जो संसाधन है उनके लिए शामिल एक नीति निकाली जा रही है। अब देखते हैं नॉन कन्वेंशनल में तीसरा सोर्स, वो है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी की सर्वाधिक संभावना भी राजस्थान में ही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी और भारत का जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इन दोनों ने एक स्टडी करवाई। 150 मीटर की हाइट पे राजस्थान में विंड एनर्जी से उत्पादित होने वाली ऊर्जा की संभावना 284 गीगावाट है। इस 284 गीगावाट की संभावना को सच बनाने के लिए हमने कुछ प्रयास किए हैं। उनमें हमने कुछ विंड पार्क बनाए। आइए कुछ विंड पार्क के नाम जानते हैं।
देखिए सीकर में है हर्ष विंड एंड एनर्जी, प्रतापगढ़ में है देवगढ़, फलोदी में है बीचडी। इसके बाद सर्वाधिक विंड पार्क्स हैं जैसलमेर में। जैसे राजस्थान का पहला विंड पार्क अमर सागर। देखिए अमर सागर के बाद पोहरा, हंसुआ, आकल, सोड़ा बांधन, इस प्रकार कई सारे प्रमुख विंड एनर्जी के पार्क जैसलमेर में स्थापित किए जा चुके हैं। देखिए विंड एनर्जी को लेकर जो हमारे विजन और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है उनको जानते हैं। हमारा पहला उद्देश्य है कि हम विंड एनर्जी की परियोजनाओं को और ज्यादा बढ़ाएं। विंड एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स और एसेंशियल स्टोरेज सिस्टम, भंडारण की जो प्रणालियां हैं, इनका विकास किया जाए। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों का नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग किया जाए। देखिए जो पवन संसाधन है, जो विंड रिसोर्स है, इसका समय समय पर आकलन भी करते रहना है हमको। पवन ऊर्जा से रिलेटेड जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने उपकरण बनते हैं, उनके निर्माण को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट विजन है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। क्यों ना विंड और सोलर के प्लांट्स को एक साथ लगाया जाए, जिससे इनकी ग्रिड की स्टेबिलिटी बढ़े, डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है वो स्ट्रांग हो, प्लस आप लैंड का ऑप्टिमम यूज कर सकें, भूमि का इष्टतम प्रयोग। अगला नॉन कन्वेंशनल मेथड है बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी का मेन सोर्स चावल और सरसों की भूसी और देसी बबूल है, जूली फ्लोरा है, राइस ब्रेन है, मस्टर्ड हस्क है। बायोमास की सर्वाधिक संभावना है श्रीगंगानगर में। देखिए श्रीगंगानगर का पदमपुर, हनुमानगढ़ का सांगरिया, उनियारा टोंक में खातोली, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ और कचेला बागसरी जालोर। राजस्थान का प्रथम बायोमास एनर्जी का प्लांट भी पदमपुर श्रीगंगानगर में लगा था। फिर बायोगैस एनर्जी। बायोगैस एनर्जी का मेन सोर्स है गाय का गोबर, और ये सबसे ज्यादा इसकी संभावना है उदयपुर में। इसका मतलब उदयपुर की जो गाय है उनको बेस्ट गोबर करती है। बायोगैस का जो केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन, उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है मीथेन। उसके बाद पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन लगभग 65% है और ये 25 से 30% के आसपास है, परसेंटेज वेरी करते रहते हैं। अगला है बायोफ्यूल या बायोडीजल। इसका मेन सोर्स है रतनजोत या जेट्रोफा। दूसरा है करंज। कलरावास उदयपुर में बायोडीजल की रिफाइनरी है और इसी से संबंधित प्लांट है झामर कोटड़ा उदयपुर में। देखिए अब बात करते हैं ऊर्जा से रिलेटेड राजस्थान के प्रमुख संस्थानों की, मेजर इंस्टीट्यूशंस की। तो सबसे पहले हम जानते हैं उस इंस्टीट्यूशन के बारे में जिसकी नींव 1985 में पड़ी। 1985 में रेडा, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना हुई। फिर इसके 10 साल के बाद राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई। फिर इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और 9 अगस्त 2002 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई। इससे पहले हमने भड़ला सोलर पार्क में फेज 1 फेज 2 में एक कंपनी का नाम लिया था, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। वो भी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ही सहयोगी कंपनी है। इसके अलावा राजस्थान विद्युत का एक उत्पादन निगम है जो कि जयपुर में है, फिर एक प्रसारण निगम है वो भी जयपुर में है, और 3 वितरण निगम है जो जयपुर, अजमेर और जोधपुर में है। पूरा करना चाह रही थी 27 जनवरी 2016 को, अगले साल, भारत सरकार, राज्य सरकार और डिस्कॉम एक त्रिकोणीय एमओयू कर साइन करते हैं जिनसे इन घाटे को भरा गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था डिस्कॉम की, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की वित्तीय स्थिति सुधारना, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करना। 31 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य लेकर 25 सितंबर 2017 को एक योजना शुरू की गई। इस योजना का नाम था सौभाग्य योजना, पीएम सहज हर घर बिजली योजना। भारत सरकार ने 2018 में कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना शुरू की, जिसके प्रमुख उद्देश्य थे एक तो किसानों को ऊर्जा की सुरक्षा प्रदान करना, दूसरा सोलर पंप को स्थापित करके उनको ग्रिड से जोड़ना। हमने लक्ष्य रखा था 30.8 गीगावाट, 30,800 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित करने का। इसको हमने 3 चरणों में लागू किया जो जाने जाते हैं कुसुम ए, कुसुम बी और सी। 30.8 गीगावाट के लक्ष्य को हमने बांटा 10, पहले चरण के लिए 10 गीगावाट, दूसरे में 9.6 और तीसरे में 11.2। देखिए कुसुम घटक ए में जहां हमने लक्ष्य रखा था 10 गीगावाट का, तो हमने जोर दिया विकेंद्रीकरण पे। हमने कहा 33/11 केडब्ल्यू स्टेशन, जो आप समझो ट्रांसफार्मर्स हैं, उनके 5 किलोमीटर की परिधि में, रेडियस में अगर कोई बंजर भूमि है तो उस बंजर भूमि पे हम 0.5 से 2 मेगावाट तक के सोलर पंप इंस्टॉल करेंगे और उनको ग्रिड से जोड़ेंगे। कुसुम घटक बी में हमारा लक्ष्य था 9.6 गीगावाट का, तो हमने कहा कि जितनी भी सोलर पंप है 7.5 हॉर्स पावर तक के, इन सब का सोलराइजेशन करेंगे हम, और हमने लक्ष्य रखा 12,500 पंप सेट का। देखिए इस योजना का आखिरी चरण था घटक सी। इस घटक सी में हमारा लक्ष्य था 11.2 गीगावाट। हमने इसमें तय किया कि हम फीडर लेवल तक पहुंचेंगे। 2 लाख पंप सेट हमने टारगेट किए कि हम इनको क्या करेंगे,
इनको सोलराइजेशन करेंगे। देखिए जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना आई। इस योजना के तहत हर कृषि उपभोक्ता को 1,000 रुपए प्रति माह अनुदान की बात करी गई। लेकिन जून 2023 में इस योजना का स्थान ले लिया मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना ने। इस योजना के तहत किसान को प्रति माह 2,000 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात कही। लेकिन अगर कोई किसान 2,000 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपभोग करता है तो उसको पुरानी योजना के तहत 1,000 रुपए प्रति माह अनुदान, जो कि साल में मैक्सिमम 12,000 रुपए हो सकता है, वो दिया जाएगा। इसी प्रकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि क्षेत्र के अलावा घरेलू क्षेत्र के लिए भी लागू की गई। तो इस योजना के तहत यदि आपका उपभोग 100 यूनिट तक का है तो आपका बिजली का बिल पूर्णतया माफ रहेगा। यदि आपका उपभोग 200 यूनिट तक पहुंच गया है तो पहले 100 यूनिट के स्थायी कर, नगरीय कर, इस प्रकार के जो कर है उनमें छूट मिलेगी। और यदि आपका उपभोग 300 यूनिट या उससे ज्यादा पहुंच गया है तो आपको प्रथम 100 यूनिट मुफ्त मिलेगी, बाकी सबका चार्ज आपको वहन करना पड़ेगा। देखिए 15 फरवरी 2024 को 75,000 करोड़ के बजट के साथ प्रधानमंत्री ने लॉन्च करी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इनका उद्देश्य था हर माह 300 यूनिट बिजली फ्री करना, जिसके लिए इन्होंने लक्ष्य तय किया कि 1 करोड़ घरों तक सौर संयंत्र लगाए जाएंगे, सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे। इसी लक्ष्य में राजस्थान का कंट्रीब्यूशन 5 लाख घरों का है। राजस्थान ने यह तय किया कि ये 5 लाख घरों पे राजस्थान सरकार लगाएगी। देखिए इस योजना के तहत यदि आप 1 से 2 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाते हैं तो सरकार आपको 20 से 60,000 तक की सब्सिडी देती है। और यदि आप 3 वाट या उससे ज्यादा का लगाते हैं तो मैक्सिमम सरकार आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी देती है।